गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम मोलार कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, जिसको किसने दिया था? डिबाय, हकन और सेगर ने दिया था। तो क्या हुआ था इसके अंदर देखो, तो हेडिंग लगा लो, डिबाय विजिबल है, बोर्ड पर दिख रहा है सबको। हकल on Sager इक्वेशन। देखो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वेरिएशन इन कंडक्टिविटी पढ़ा था, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, है ना। तो इसी की स्टडी करके क्या करा, डिबाय, हकल और सेगर नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा, एक इक्वेशन लगाई। उन्होंने क्या बताया कि मोलार कंडक्टिविटी जो है, मोलार कंडक्टिविटी for weak strong electrolytes, for strong electrolyte, मोलार कंडक्टिविटी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की रहेगी, डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन करेंगे तो अपन क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कंसंट्रेशन क्या होगा? तो उन्होंने क्या बोला था कि जो मोलार कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, बढ़ती तो है डाइल्यूशन करने पर कैसे इंक्रीज होती है? इंक्रीजेस स्लोली विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, किसी को याद है क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप जरा से भी लिक्विड में डालोगे, जरा से भी पानी में डालोगे, तो वो कंप्लीटली किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा? कंप्लीटली किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? आयंस में। फॉर एग्जांपल NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसको जरा से पानी में डालोगे तो NaCl क्या करेगा? सारे Na+ आयन डोनेट कर देगा और सारे Cl- आयन बना देगा, मतलब कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी होती है, डाइल्यूशन बढ़ाने से धीरे धीरे इंक्रीज होती है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट जो होगा कैसा होगा? कम इंक्रीमेंट होगा, वेरी लेस इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीज भी कैसे होगी? स्लो स्लो होगी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी, जिसमें उन्होंने क्या बोला, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन is equals to molar conductivity of strong electrolyte at infinite dilution minus a c की पावर 1/2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, c की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ √c। अब देखो कल ही बताया था लैम्डा m क्या है? मोलार कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती थी? Conductance of all the ions produced when 1 mole of electrolyte is dissolved in V volume of solution. Molar conductivity at infinite dilution क्या होता है? Conductance of all the electrolyte, उन सभी ions की वजह से conductance बनेगा इलेक्ट्रोलाइट का, जब वॉल्यूम क्या हो? इनफाइनाइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? Conductance due to all the ions of electrolyte when 1 mole of electrolyte dissolved in infinite volume of solution, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर दिया? इनफाइनाइट कर दिया। अच्छा, C क्या है? कंसंट्रेशन है। यहाँ पे C क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन। अब कल ही मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रहता है ना। तो इस रिलेशन को याद रखना, हम इसकी हेल्प से चीजों को समझेंगे। अच्छा, क्या मैं इस इक्वेशन को अरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ? मोलार कंडक्टिविटी इक्वल्स टू -a √c प्लस लैम्डा m। लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? a क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट है। विजिबल है सबको? विजिबल है? साक्षी, अदिति, उर्वशी, है ना। तो देखो हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया।
अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं कौन सी इक्वेशन से, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं ना इस इक्वेशन को मैं कंपेयर y इक्वल्स टू mx माइनस mx प्लस c से, है ना। तो इस इक्वेशन से मैंने उसको क्या कर लिया, कंपेयर करा, और कंपेयर करा तो मुझे क्या पता चला कि ये किसकी इक्वेशन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन की, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। पढ़ा था ना आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, याद करो, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा। तो अब हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम इसका ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं, देखो इसका हम ग्राफ बना रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक, और मोलार कंडक्टिविटी के बीच में। अब एक चीज बताओ, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता था तो लाइन ऐसा बनता था, मतलब tan थीटा क्या होता था, लेस देन 90। यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, मतलब tan थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका। अगर चौक का कलर नहीं दिखे तो बता देना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक चीज बताओ, कंसंट्रेशन जीरो, अगर मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन जीरो हो गया तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन 1/v का है। अगर कंसंट्रेशन जीरो हो गया मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/0 किसके इक्वल होता है, किसी भी चीज को जीरो, हाँ, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जनरली हमने ये ग्राफ किसके लिए बनाया है, KCl का। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट टाइम। तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, लैम्डा m इंफिनिटी, और इस एक्सिस पर हम क्या बना रहे हैं, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोलार कंडक्टिविटी। क्लियर है सबको। तो देखो शुरू में जब कंसंट्रेशन C था, मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना था, कुछ C कंसंट्रेशन था। अगर कंसंट्रेशन C था तो क्या वॉल्यूम इंफिनिटी था, नहीं, मतलब वॉल्यूम की कुछ वैल्यू होगी। पर एक चीज बताओ, वॉल्यूम की कुछ वैल्यू होगी, धीरे धीरे हम यहाँ पर आते हैं, कंसंट्रेशन जीरो हो गया मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। इनिशियल मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, ये वैल्यू थी, फाइनली मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। बोल सकता हूं मैं इतने अमाउंट से इंक्रीज हुई मोलर कंडक्टिविटी, है ना, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। देखो शुरू में C कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, लैम्डा 1 थी मान लेंगे। अब कंसंट्रेशन जीरो हुआ तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो गई, लैम्डा 2 हो गई। तो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, लैम्डा 1 या लैम्डा 2, लैम्डा 2 बड़ी होगी। मतलब जब डायल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, कंसंट्रेशन जीरो हो गया, तब क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी। पर ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है, ये इंक्रीमेंट क्या है, बहुत छोटा है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 11 12, उससे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी क्या होती है कि जरा से भी सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होता है, या जरा से अमाउंट ऑफ वाटर में क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस के फॉर्म में। जब यहाँ पर कंसंट्रेशन था C1 और अगर इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V था, मतलब V वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ले रखा था, तो इस केस में था कि इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से आयंस के फॉर्म में ब्रेक तो हो गया है, पर देखो किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर पॉजिटिव, किसी के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
तो एक चीज बताओ, ये सभी आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? शुरू में जब वॉल्यूम कम था, है ना, शुरू में जब वॉल्यूम कम था तो क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कम वॉल्यूम में पूरी तरीके से टूट गया। पूरी तरीके से टूट के उसने पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाया और दोनों तरह के आयंस उसने बनाए। पर अब पॉजिटिव और नेगेटिव कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो अभी इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो क्या ये एक दूसरे को इतनी आसानी से मूव करने देंगे? अगर ये वाला आयन से जाना चाहेगा तो ये वाला पीछे वाला आयन और ये नेगेटिव आयन इस आयन को रोकेंगे, है ना, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो सभी आयंस मूव करने के लिए अभी फ्री नहीं होगा। तो इस वजह से शुरू में कंडक्टिविटी क्या थी, कम थी। पर जब हमने ज्यादा वॉल्यूम कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, ये सभी आयंस कहां चले गए, एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए। तो अब किसी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्या इनके बीच में, है ना? तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इंक्रीमेंट हुआ है मोलार कंडक्टिविटी में, वो क्या हुआ है, कम हुआ। अब बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो शुरू में अगर मेरा कंसंट्रेशन मान लेता हूं मैं C था, इसके लिए भी कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने कंसंट्रेशन C ले लिया शुरू में। तो क्या होगा, अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला CH3 COOH एसिटिक एसिड, है ना, कंसंट्रेशन कितना ले रखा है, C1 ले रखा है ना, मतलब वॉल्यूम कितना होगा, V1 वॉल्यूम होगा, कंसंट्रेशन C1 के करस्पॉन्डिंग वाटर कितना भरा होगा इसके अंदर, V1। मान लेते हैं 1 लीटर पानी है। अब 100% डिसोसिएशन पे मान लेते हैं कि CH3 COOH 100 केटायन दे सकता है और 100 एनायन दे सकता है। पर जब हमने इसको V1 वॉल्यूम में डाला तो मालूम क्या करेगा, ये मुश्किल से क्या करेगा, 5 केटायन देगा और 5 एनायन देगा। तो एक चीज बताओ, मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी इस केस में? अरे 100 केटायन और 100 एनायन दे सकता है कब, 100% डिसोसिएशन। पर अभी हमने C1 कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम V1 रखा, तो सिर्फ कितने आयन बनाए इसमें, 5 केटायन बनाया और 5 एनायन बनाया। और यहाँ पर क्या हुआ था, सेम 1 लीटर वॉल्यूम में इसने पूरे आयन दे दिए थे। तो इसके लिए मोलार कंडक्टिविटी शुरू में कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि पूरी तरीके से आयंस नहीं बने। मोलार कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस, मतलब जितने आयंस हैं उन सबसे कंडक्टेंस बनेगा, उनके मोशन की वजह से कंडक्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे तो सारे आयंस ही फ्री नहीं हो पाए, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। धीरे धीरे कंडक्टेंस होगा, शुरू में कंडक्टेंस बहुत कम होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पानी बढ़ाते जाएंगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बढ़ते जाएंगे। हमने 1 लीटर से बढ़ाकर कर दिया, अगली बार 2 लीटर, तो और 5 केटायन हो गए, 5 एनायन हो गए। तो धीरे धीरे करके ऐसा क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और एक कंडीशन आएगी कि इनफाइनाइट डायल्यूशन के पहले इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। और हम ये मानेंगे कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर इसकी कंडक्टिविटी क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। अब देखो, मैंने कल ही आपको बोला था हर चीज के लिए इंफिनिटी अलग अलग होती है। किसी इंसेक्ट के लिए इंफिनिटी का मतलब अलग है, ह्यूमन बीइंग के लिए इंफिनिटी का मतलब अलग है ना। अगर एक चींटी है तो उसके लिए यहाँ से लेकर यूएस तक जाने के लिए, यूएस तक जाना क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, है ना। इतनी बड़ी डिस्टेंस वो अकेले अपने आप ट्रेवल नहीं कर सकती। वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो इंफिनिटी वाला पॉइंट हमको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, तो इसका इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या होगा, कम वॉल्यूम में हो जाएगा। इसका इनफाइनाइट डायल्यूशन मान लेते कुछ 1000 लीटर में हो गया। पर इसके लिए अगर हम बात करें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका इनफाइनाइट डायल्यूशन बहुत बड़ा होगा, जो कि हमको ऐसे ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इस वाली लाइन को कैसे बनाया है, डॉट के थ्रू बनाया। क्लियर है सबको?
वेरिएशन समझ में आ गया है ना? नोट कर लो, नोट कर लो। लिख लिया? रफ कर दे। तो देखो इसी मोलार कंडक्टिविटी को वेरिएशन को स्टडी करके, इसी मोलार कंडक्टिविटी के वेरिएशन को स्टडी करके एक साइंटिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलार्स लॉ। कौन सा लॉ बोलेंगे? कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ जो है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज आ जाता है। एक्सप्लेन कोलार्स लॉ और एक्सप्लेन इट्स टू एप्लीकेशन, है ना? कोलार्स लॉ बताओ और उसकी दो एप्लीकेशन बताओ, समझाओ, या उसका दो एप्लीकेशन क्या करो? डिराइव करो। तो डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कई बार कोलार्स लॉ की जगह उसका न्यूमेरिकल आ जाता है, पर कोलार्स लॉ से एक क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर में। तो जो कोलार्स लॉ अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको मार्क करके रखेंगे, है ना? हेडिंग लगाते हैं कोलार्स। और आज से इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हम लोगों ने भी एग्जाम दी थी ना, तब भी इससे एक न्यूमेरिकल आया था और इसकी डेफिनेशन आई थी। आप पुराने पेपर उठा के देखना, क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोलार्स लॉ आने का पक्का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो देखो कोलार्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा मोलर कंडक्टिविटीज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट पर, और ये वेरिएशन की स्टडी करी। और वहां से उन्होंने क्या बोला? मोलार कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डायमेंशन, इनफाइनाइट डायमेंशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और एनायन के इक्वल होगी। मतलब मेरे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट समान है, पहले समझ लो उसको, NaC। मैंने बोला इसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालकर बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो एक चीज बताओ, Na कैसे ब्रेक होगा आयंस के फॉर्म में? Na+ और Cl-। तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किसके इक्वल होगी? सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इसकी मोलार कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगी उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होगा? केटायन का भी कंट्रीब्यूशन होगा, एनायन का भी कंट्रीब्यूशन होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लॉ समझ में आया क्या है ना? अभी मैं लिखवाऊंगा, है ना? तो देखो लिखवाऊंगा मैं और इसका एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतना समझ। तो लिखते हैं मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनी electrolyte at infinite dilution, molar conductivity of any electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of मोलार कंडक्टिविटी कुछ अगर फ्रेम के बाहर तो बता देना। सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट
डाइल्यूशन। यही चीज बोली थी मैंने कि मोलार कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, कैटायन की मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एनायन की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन दोनों का क्या होगा, सम। क्लियर है सबको, है ना। इसके आगे एक लाइन और ऐड कर लो ताकि न्यूमेरिकल में कभी मिस्टेक नहीं करो, लॉ को लिखने में भी कभी मिस्टेक नहीं करो। विथ is equal to the sum of molar conductivity of cation and anion at infinite dilution with each term multiplied by number of ions in one formula unit। ये लिख लो, उसके बाद हम समझेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है ना। इस लाइन को हम क्वेश्चन को करते समय या भी लॉ लिखते समय, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस लॉ का लिखते समय समझेंगे। लिख लो इसको। आई थिंक फ्रेम से बाहर हुआ है, अब ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? रफ कर दें। तो देखो, मान लो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है, तो पहले तो हमने ये देखा कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। ये चीज बोली है कोलास में, है ना। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। पहला आपका पोर्शन तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो NaCl किस फॉर्म में ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से ब्रेक होगा NaCl। इतना क्लियर है सबको? तो मोलार कंडक्टिविटी देखो, पोलर सोर्स के लिए कैसे लिखेंगे हम, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl इज इक्वल्स टू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस। इतना क्लियर है? है ना, इतना समझ गए। पर अगर मान लो हमको इलेक्ट्रोलाइट दे दिया K2SO4, अब क्या करें, क्या इलेक्ट्रोलाइट दे दिया K2SO4, तो K2SO4 किसमें ब्रेक होता है, सबको पता है, 2K प्लस SO4 2 माइनस, इसमें ब्रेक होता है K2SO4, है ना। कहाँ यूज करा था, सॉल्ट ब्रेक में यूज करा था। इसके केस में देखो हम क्या कहते हैं, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन K2SO4
is equals to molar conductivity at infinite dilution of K plus molar conductivity at infinite dilution of SO4 2 minus। अब सबसे लास्ट वाली लाइन को याद करो। मोलार कंडक्टिविटी at infinite dilution is equal to the sum of molar conductivity of cation and anion at infinite dilution with each term multiplied by number of ions in one formula unit। तो एक चीज बताओ, एक फॉर्मूला यूनिट में K प्लस के कितने आयंस बन रहे हैं? एक फॉर्मूला यूनिट में K प्लस के कितने आयंस आ रहे हैं? 2 आयंस आ रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 2 का। अभी बोला ना, with each term multiplied by number of ions in one formula unit। तो K प्लस के 2 आयन बन रहे हैं, इसलिए हमने इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 2 का। SO4 2 माइनस के कितने आयन थे? SO4 2 माइनस के कितने आयन थे? कितने आयन से SO4 2 माइनस के? अरे एक ही तो आयन है ना। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट में 2 लिखा हुआ है क्या? तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 का। समझ गए सब ये चीज? जल्दी बता दो, ये चीज समझ में आ गई सबको? क्यों ऐसा करा मैंने? लास्ट लाइन पढ़ोगे समझ जाओगे। विथ ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस इन वन फॉर्मूला यूनिट। जब आप एक बार फॉर्मूला लिखते हो तो जितने भी केटायन बन रहे हैं तो नंबर ऑफ केटायन का मल्टीप्लाई कर दो केटायन वाली टर्म में, और नंबर ऑफ एनायन का मल्टीप्लाई कर दो एनायन वाली टर्म में। क्लियर है? जनरल एक्सप्रेशन लिख लिया इसका, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। जनरल एक्सप्रेशन बता दो। एक ये दोनों का एग्जांपल में जरूर लिख लेना, पर जनरल एक्सप्रेशन जो आप इसके नीचे लिखोगे वो क्या लिखोगे कि मान लो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें AX और BY जिसका फार्मूला है, जिसके अंदर X A+ आयन बन रहे हैं और Y B- आयन बन रहे हैं। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन AX BY के लिए क्या होगी? लिखकर बताओ क्या होगा। चलो सेम तरीका यूज करना है आपको। कौन बताएगा आंसर? साक्षी, अदिति, उर्वशी, महक, शौर्य, ध्रुव, इसका आंसर आएगा। कैसे लिखोगे इसको? एक से लिखा, ठीक। देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 की जगह पर क्या है? x। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? x। अब क्या लिखेंगे? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन A+। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म बता दो क्या हो जाएगी? और यहां पर क्या जाएगा? B-। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? तो देखो कोलार्स लॉ हो गया है। अब कोलार्स लॉ की 2 एप्लीकेशंस होती है, तो कोलार्स लॉ की 2 एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस का इंट्रोडक्शन। मतलब ये चैप्टर इसके बाद कुछ 2 लेक्चर्स और लेगा, है ना? तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है? कोलार्स लॉ वापस से लिख लेना सब, ठीक है? समझ गए सब क्या करना है?